नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 7 सा ए नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पाठ के लेखक कवि कौन हैं और साय शब्द की मीनिंग क्या होती है, और इसके बाद इस साय नामक पाठ में किसके बारे में बताया गया है उसको जानेंगे। फिर हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले साय शब्द का अर्थ क्या होता है उसको जानेंगे। इसके बाद फिर लेखक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साय शब्द का अर्थ होता है सहारा देने वाला। साय शब्द का अर्थ है सहारा देने वाला। साय बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इन बच्चों के ऊपर से इनके माता पिता का साय हट गया, माने इनका सहारा हट गया, ये बेसहारा हो गए। साय शब्द की मीनिंग ही है सहारा देने वाला, सहायता करने वाला। उसे हम सा एक बोलते हैं। साय माने सहारा देने वाला या रक्षा करने वाला। तो यह साय नामक कहानी किसने लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर इस साय नामक पाठ में क्या है वो कहानी बताएंगे। इसके बाद इनके एक एक लाइन के शब्दों के अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं कि साय नामक कहानी लिखने वाले व्यक्ति कौन हैं और इसके अलावा इनकी अन्य और कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो साय नामक कहानी हिमांशु जोशी ने लिखा है। किसने लिखा है? हिमांशु जोशी। साय नामक कहानी के लेखक हैं हिमांशु जोशी। तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। हिमांशु जोशी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। जाने माने माने विख्यात लेखक हैं। हिमांशु जोशी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। किनका जन्म? हिमांशु जोशी का। इनका जन्म 4 मई 1935 में। कब? 4 मई 1935 में जिला जोसुडा चंपावत में हुआ। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। हिमांशु जोशी आज भी लेखन कार्य में रत हैं, आज भी लेखन कार्य कर रहे हैं। कौन? हिमांशु जोशी जी। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कगार की आग। क्या है? कगार की आग। रथ चक्र तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, अग्नि संभव यात्राएं, यातना, शिविर में, स्मृतियां आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी प्रमुख रचनाएं हैं? हिमांशु जोशी जी की ये रचनाएं हैं। हिमांशु जोशी जी ने ही यह साय नामक कहानी भी लिखा है और ये रहा इनके जीवन से संबंधित बातें। तो आइए अब हम लोग साय नामक पाठ की कहानी स्टोरी को एक बार सुनते हैं। फिर इसके बाद इनके शब्दार्थ और फिर पाठ में आए हुए शब्द के अर्थ को देखते हुए इस कहानी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले कहानी को शार्ट में आपको सुनना है। सुनने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही टेक्स्ट बुक में मिलेगा जैसे मैं इस कहानी को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। साय शब्द का होता है, साय शब्द का अर्थ होता है सहारा देने वाला। क्या होता है? साय शब्द का अर्थ होता है सहारा देने वाला, रक्षा करने वाला या सहारा देने वाला। तो आइए हम लोग इस कहानी को जानते हैं कि दो मित्र हैं। एक मित्र दिल्ली में रह रहा है और दूसरा मित्र अफ्रीका देश में निवास कर रहा है।
एक मित्र कहाँ रहता है? दिल्ली में, और दूसरा मित्र अफ्रीका देश में रहता है। अफ्रीका देश में निवास करने वाला मित्र अफ्रीका में जाकर के अच्छा कारोबार कर लेता, अच्छा बिजनेस कर लेता है, और कुछ समय के बाद अपने मित्र को अफ्रीका देश में बुलाता है। जो पहला मित्र है वो दूसरे मित्र को अफ्रीका देश में बुलाता है काम करने के लिए, तो दूसरा मित्र भी दिल्ली से अफ्रीका चला जाता है। वहां दोनों मिल करके बहुत अच्छा कारोबार अपना चलाते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं। दुर्भाग्यवश पहले मित्र के हाथ में किसी कारणवश उसके हाथ में कैंसर की बीमारी हो जाती है, और कैंसर की बीमारी होने की वजह से वो लिखने पढ़ने का काम नहीं कर पाता। वह जो कुछ लिखना पढ़ना होता है अपने दूसरे मित्र से बोल करके वो लिखवा लेता था, और अफ्रीका देश में रंग भेद के कारण वहां पर उसका ठीक प्रकार से इलाज नहीं हो पाता, और बहुत कहने सुनने के बाद किसी तरह से अस्पताल में उसे एडमिट किया जाता है। लेकिन तब तक कैंसर की बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसका बचना संभव नहीं हो पाता, और उसी समय उसका दूसरा मित्र बहुत परेशानी की स्थिति में होता है, और वह यह सोचता है अब ये मेरा मित्र इस कैंसर की बीमारी से बच नहीं पाएगा, और इसके परिवार का क्या होगा, इसके परिवार का निर्वहन कैसे होगा, इसके चिंता में बहुत परेशान रहता है। इधर उस मित्र के बच्चे और पत्नी बहुत घबराए हुए होते हैं, और बार बार बहुत लंबे समय तक लगातार वे तार या चिट्ठियों का इंतजार करते, डाकियों को बार बार देखते, लेकिन डाकिया कभी भूल करके भी उसके घर की तरफ नहीं आता, क्योंकि अफ्रीका देश से कोई चिट्ठी उसके पास नहीं आती है। उसी बीच उसका मित्र कैंसर की बीमारी होने की वजह से अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उससे पहले मृत्यु से पहले एक लेटर आता है। घर पे उस पे लिखा होता है कि रंग भेद के कारण यहाँ के अस्पताल में अनावश्यक विलंब हो जाने से एडमिट नहीं हो पाया, जिससे मर्ज काबू से बाहर हो गया है, और डॉक्टरों ने बताया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर पास होते तो आप लोगों को मैं देख लेता, लेकिन ईश्वर आप लोगों को जन्म दिया है तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, ऐसा उस लेटर में लिखा होता है। लेटर पढ़ने के बाद पत्नी उसकी रोने लगती है, और छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को रोते हुए देख करके उनके आंखों में आंसू भर आते हैं, और फिर वह लंबे अरसे से लगातार पत्र पे पत्र भेजती जाती है, लेकिन दोबारा अफ्रीका देश से कोई पत्र नहीं आता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन केनिया का मोहर लगा हुआ पत्र आता है, और पत्र में सुख संवाद लिखा होता है, सुख संदेश लिखा होता है कि ईश्वर की कृपा से अब मेरी तबीयत अच्छी हो रही है, और मेरे हाथ के ऑपरेशन हो जाने के कारण अब मैं लिख नहीं सकता। पहले की भांति अपने विचारों को दूसरे से लिखवा करके मैं भेज रहा हूँ, और अपना तुम ख्याल रखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान रखना, और पत्र के साथ कुछ पैसे भी आ जाते हैं। तो ऐसी सूचना पा करके पत्नी और बच्चे के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठते हैं, और फिर उनका जीवन ठीक प्रकार से चलने लगता है।
पत्नी पत्र पे पत्र लगातार भेजती जाती है और उधर से कुछ समय के बाद फिर पत्र आता है और पत्र पे लिखा होता है कि अब मेरी तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ और अब अफ्रीका शहर में कुछ कारोबार और बढ़ाना चाहता हूँ और उसके पास ही एक फार्म हाउस खोलना चाहता हूँ, इसलिए हमें अभी फुर्सत नहीं है। ऐसी सूचना पा करके उनकी पत्नी और बच्चे बड़े खुश होते हैं और उसी समय जो मित्र उनके साथ था वह मित्र लगातार अपने मित्र के परिवार की परवरिश करने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखा करता था, जबकि उसका मित्र उसी समय मर चुका था। लेकिन उन्होंने सोचा अगर इसकी खबर इन मित्र के घर पर दी जाएगी तो इनके बच्चे और पत्नी टूट जाएंगे, ऐसे अंधकार में चले जाएंगे जहां से निकलना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वह मित्र इसी प्रकार से हर महीने पत्र के साथ कुछ पैसे भेजे जाता था और पत्र में विशेष रूप से लिखता था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना और अपना स्वास्थ्य पर ख्याल रखना। तो बच्चे जितना भी लेटर में चिट्ठी में हिदायतें लिखी होती थी उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन करते थे और अच्छे से उसका निर्वाह करते थे, अपनी माता को परेशान नहीं करते थे। फिर उनकी पत्नी ने यहाँ से लेटर लिखा कि तन्नू अब बड़ी हो रही है और उसके विवाह के लिए भी आपको सोचना है और जो लड़का है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, इस वर्ष स्कूल में फर्स्ट आया है और मास्टर जी ने भी बताया है कि इसको अब स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे कि आगे की पढ़ाई कर सकेगा। ऐसी सूचना लिख करके, ऐसा संदेश लिख करके पत्नी अफ्रीका में भेज देती है और वहाँ पे वह मित्र पढ़ता है, बड़ा खुश होता है कि चलिए इनका परिवार अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी प्रकार से समय बीतता जाता है, समय की गति तेजी से भगी चली जाती है। कुछ समय के बाद जब पत्नी पत्र भेजती है कि अब तनु विवाह के योग्य हो गई है, तब उस समय फिर वह मित्र पत्र लिखता है। पत्र में ये भी लिखता है अफ्रीका देश में भी तो अच्छा खासा लड़का मिल जाएगा, लेकिन बेटी का ब्याह अफ्रीका देश में मैं नहीं करना चाहता, इसलिए अच्छा घर बार देख करके आप वहां उसका विवाह के लिए शादी को तय करिए, मैं उसके विवाह पे पैसे आभूषण कपड़ों के साथ अवश्य आ जाऊंगा। ऐसा सूचना पा करके पत्नी ने लड़के की खोज किया। शीघ्र ही लड़का उसे मिल जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि इसका पिता अफ्रीका देश में अत्यधिक पैसे कमा रहा है। विवाह के दिन भी निश्चित हो जाते हैं और पत्नी ने उसको पत्र भेज देती है। वहां पत्र जाता है और उसके जवाब में उन्होंने लिखा विवाह से 10 दिन पहले मैं आ जाऊंगा और उसमें बच्चों के कपड़े, लड़की के कपड़े और गहने ले करके आऊंगा और बाकी सारी चीजों की व्यवस्था आपको कर लेनी है। पत्नी बड़ी खुश होती है, विवाह की तैयारी पूर्ण रूप से करने लगती है। जैसे जैसे समय नजदीक आने लगता है वह अपने पति की प्रतीक्षा में उनका इंतजार करती है, लेकिन भाग्य ने पहले से और कुछ लिखा है। उसके पति तो इस संसार में होते नहीं, लेकिन फिर भी वह मित्र फिर एक पत्र लिख करके भेजता है कि इस समय अफ्रीका देश में मजदूरों की हड़ताल चल रही है और यहाँ पे मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मैंने नया कारोबार लगाया है, यदि इस समय मैं यहाँ से छोड़ के चले आता हूँ तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए अब मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन पत्र के साथ
आभूषण, कपड़े और पैसे भेज दिया है। और ये सब पा जाने के बाद वह मित्र की पत्नी ठीक तरीके से अपनी बेटी का विवाह कर लेती है। और धीरे धीरे इधर अज्जू भी बड़ा होने लगता है और वो भी कहता है मैं बड़ा होकर के इंजीनियर बनूंगा और पिता की तरह अफ्रीका देश जा करके अत्यधिक धन बटोरूंगा, ऐसा अपनी माता से कहता है। और बार बार लगातार उनके न आने की सूचना से ये लोग फिर दुखी रहते हैं और पत्नी पत्र पे पत्र भेजती है कि बच्चे आपको देखना चाहते हैं, एक बार समय निकाल कर तो वापस आ जाओ। और वहां से जवाब यही आता है, काम बहुत तेजी से चल रहा है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे करते काफी समय बीत जाता है। एक दिन इन लोगों ने फिर एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप यहाँ नहीं आ पाते तो हम लोग ही वहां पे आ रहे हैं। ऐसा वह मित्र जब संदेश पाता है तो सोचता है कि अभी इनके पढ़ाई ठीक से पूरा नहीं हो पाई है, अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो इनके पिता की मृत्यु की सूचना इन्हें मिल जाएगी और इनकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। तो उस समय वह मित्र फिर पत्र लिखता है और पत्र में वह बताता है कि अभी आप अपनी पढ़ाई पूरा कर लीजिए, इसके बाद आप अवश्य आइएगा। और पढ़ाई छोड़ के बीच में यहाँ आओगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई वहाँ पूरी करने के बाद यहाँ आ सकते हो। ऐसे तैसे करते हुए काफी लंबा समय बीत जाता है। इधर अंजू की इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। वह दिल्ली एयरपोर्ट पे जा कर के अफ्रीका के लिए टिकट ले लेता है और जिस पते से पत्र आता था उसी पते पर जाकर अफ्रीका देश में पहुंच जाता है। और वहां पे देखता है एक मकान के ऊपर उसके पिता की बहुत गंदी धुली हुई, एकदम धूल से लिपटी हुई फोटो लगी होती है। वहीं बैठ जाता है, पास में कुछ लोगों से पूछता है कि कोई इंडिया का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे रहता है। तो पास वाले व्यक्ति ने बताया एक अकेला व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है, वह रात को लगभग 11 बजे के आसपास आता है और 4 बजे पुनः काम पे वो चला जाता है और किसी से उससे ज्यादा तालमेल नहीं है, यहाँ पे वह व्यक्ति रहता है। ऐसा सुन करके अज्जू वहीं पे बरामदे में बैठ जाता है। रात के लगभग 11 बजते हैं। वह इनके पिता, अज्जू के पिता के मित्र काम से वापस आता है और देखता है बरामदे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है सामान के साथ और थोड़ा थोड़ा झपकियां ले रहा है। तो उसे संदेह होता है और संदेह होने के बाद वह देखता है और देखने के बाद उसे लगता है शायद मेरे मित्र का यह पुत्र है। तो वह उसके पास जाता है। पास जाने के बाद वह उसी फोटो को दिखा करके पूछता है कि बेटा इसे पहचान रहे हो? तो बोलता है हाँ ये हमारे पिताजी हैं। इतना कहने पर वो समझ जाता है व्यक्ति और अंदर ले जाता है। खाना पीना खाने के बाद वह सारी बातों को बताता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे पिता तो उसी समय मर गए थे, गुजर गए थे, लेकिन मैंने आपके पिता को दिए हुए वचन का पालन करते हुए आपका परिवार का निर्वहन किया, क्योंकि आपके पिता ने मुझे बताया था कि नाते रिश्तेदार पास पड़ोस का कोई नहीं है जो मेरे परिवार को संभाल सके। अगर ऐसी स्थिति में मेरे परिवार को ये पता चल जाएगा तो मेरा परिवार टूट जाएगा और टूट जाने के बाद वह लंबे समय तक ऐसे अंधकार में चला जाएगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सुनने के बाद अज्जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह
विह्वल हो जाता है। तब वह मित्र, इनके पिता के मित्र ने कहा, बेटा अब तुम हमारे साथ इस कारोबार में हाथ बटाओ और अपने परिवार की रक्षा करो। जो मेरा कर्तव्य था उसको मैंने निर्वाह किया। यहाँ पर इस कहानी के अंतर्गत सच्ची मित्रता को दर्शाया गया है। वह मित्र अपने परिवार के साथ साथ अपने मित्र के परिवार को भी चलाया और ईमानदारी से चला करके उसको अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया। तो मित्रता एक ऐसी है जो विपत्ति के समय सही मित्रता का पता चलता है। मित्रता से आपको सहयोग मिलता है, विपत्ति के समय सहारा मिलता है, लेकिन मित्र सच्चा होना चाहिए। तो इस कविता, इस कहानी में यही बातें बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। तो इस टेक्स्ट बुक में जो कहानी लिखी है इसी प्रकार से है। अब आइए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन उसके अर्थ को देखने से पहले मैं इस पाठ के शब्दार्थ को देख लेंगे। हम लोग शब्दार्थ देख लेने से इसके अर्थ को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुगण, रुगण माने होता है बीमार। कहते हैं रुगण है, रोग से ग्रस्त हैं। रुगण शब्द की मीनिंग होता है बीमार। रुगण माने रोना नहीं होगा, रुगण माने बीमार। रुगण रोग से ग्रस्त। सुदूर, सुदूर माने होता बहुत दूर। सुदूर शब्द का अर्थ है बहुत दूर। विलंब, देरी, विलंब माने देरी, डिले। विलंब, विलंब माने देरी, जिसे इंग्लिश में डिले कहते हैं। परिवेश, पालन पोषण, परिवेश पालन पोषण। नेक्स्ट है अबाध्य, बाधा रहित, अबाध बाधा रहित, रुकावट के बिना। अबाध, अबाध शब्द जो है इसमें अ उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? अ उपसर्ग। बाध जो है मूल शब्द है। बाधा रहित, रुकावट के बिना। सरसब्ज, सरसब्ज हरा भरा। सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा। नियमित, नियम से, नियमित नियम से। स्वाभाविक, स्वाभाविक शब्द की मीनिंग है प्राकृतिक। क्या है? स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल। क्रमशः, क्रम से। अव्वल, प्रथम, अव्वल माने प्रथम। अव्वल शब्द का अर्थ है प्रथम, फर्स्ट। सहज, आसान, सहज शब्द का अर्थ है आसान। विश्वासता, मजबूरी। विवशता, विवशता शब्द का अर्थ है मजबूरी। विवशता, विवशता शब्द का अर्थ क्या है? मजबूरी। प्रत्युत्तर, जवाब में, प्रत्युत्तर माने जवाब में। आबोहवा, जलवायु, आबो हवा, आबो हवा। आबो हवा जो शब्द है उर्दू भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग होती है जलवायु। आबो हवा, जलवायु। मर्म, मर्म स्पर्शी, दिल को छू लेने वाला। मर्म स्पर्शी, मर्म माने होता है हृदय, दिल को छू लेने वाला। वजीफा, छात्रवृत्ति। वजीफा शब्द का अर्थ होता है छात्रवृत्ति। सरकार के द्वारा दिया गया छात्रों को, वृत्ति माने होता है धन, छात्र माने छात्र। तो एक बार इसके अर्थ को फिर से पुनः देख लेते हैं। रुगण, रुगण शब्द का अर्थ है बीमार। सुदूर, बहुत दूर। विलंब, देरी, डिले। परिवेश, पालन पोषण। अबाध, बाधा रहित, रुकावट के बिना। सरसब्ज, हरा भरा। नियमित, नियम से। स्वाभाविक, प्राकृतिक। क्रमशः, क्रम से। अव्वल, प्रथम। सहज, आसान। विवशता, मजबूरी। प्रत्युत्तर, जवाब में। आबो हवा, जलवायु। मर्म स्पर्शी, दिल को छू लेने वाला। वजीफा माने छात्र वृत्ति, छात्र माने स्टूडेंट को दिया गया धन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पाठ के
पहली भूमिका देखेंगे, भूमिका देखने के बाद फिर इस पाठ की जो कहानी है उस कहानी को एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो कहानी मैंने ओरल बताया उस कहानी को एक बार आप सुनिएगा तो वैसा ही आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा। फर्क बस इतना होगा, कहीं लाइन इधर आगे पीछे हुई होगी, बाकी सेम टू सेम वैसा ही इसमें लिखा मिल जाएगा। तो साय शब्द का अर्थ मैंने बताया सहारा देने वाले, साय शब्द का अर्थ होता है सहारा देने वाला या रक्षा करने वाला। बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे के सर से इसके माता पिता का साय हट गए, माने इनके माता पिता के साय हट गए, माने अब इनके माता पिता नहीं रहे, इनकी रक्षा करने वाले नहीं रहे। तो आइए इसकी भूमिका देखते हैं क्या है। साय में यह सच कहा गया है, करा है कि यह सच कहा गया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक दो चिन्ह लगा हुआ है जिसे इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कामा और हिंदी में अवतरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह और डबल अवतरण चिन्ह है और डबल इन्वर्टेड कामा भी इसको कहा जाता है। तो देखिए ये पंक्तियां देखिए करा है, आपातकाल परखों चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। बहुत अच्छी पंक्तियां ये तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई है। आपातकाल परखों चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, काल माने समय, आपात माने समस्या, परखों चारी जब आपके ऊपर विपत्ति आई हो, समस्याएं आई हो जिस समय, उस समय इन चारों लोगों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या कह रहा है? आपातकाल परखों चारी, काल माने समय, परख माने परीक्षा लेनी चाहिए, आपात माने विपत्ति के समय। किनकी किनकी? धीरज, जो हमारे अंदर धैर्य होता है, धीरज होता है, उसकी भी हमें परीक्षा ले लेनी चाहिए कि कितना धैर्य है हमारे पास, उनकी भी परीक्षा हो जाती है। और धर्म की भी परीक्षा होती, धर्म माने जो हमारा कर्तव्य होता है उसकी परीक्षा। धर्म माने जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा है, धर्म मीन्स होता है जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य पे हम अडिग रह जाएं, उसकी भी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और किसकी लेनी है? मित्र की परीक्षा भी उसी समय ले लेनी चाहिए। अगर सच्चा मित्र होगा तो आपकी सहायता जरूर करेगा। और नारी, और नारियों की भी परीक्षा उसी समय लेनी चाहिए। आपातकाल परखों चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपातकाल के समय, विपत्ति के समय इन चारों की परीक्षा व्यक्ति को ले लेनी चाहिए। किन चारों की? धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा लेनी चाहिए। कब? आपातकाल के समय। आगे आइए हम लोग देखते हैं आजकाल, आजकल स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। हर एक व्यक्ति क्या है? एक दूसरे से स्वार्थ लगा है। इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। माने यह संसार क्या है? स्वार्थी है, स्वार्थवश एक दूसरे से मित्रता करता है। सिर्फ एक ईश्वर है जो निस्वार्थ भाव से, जो निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करता है।